हेलो फ्रेंड्स, मैं श्याम उपाध्याय आपके अपने यूट्यूब चैनल यस 10 एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। इससे पहले हम गुलाम का डेरिवेशन देखे से, जो कि 12th चैप्टर का पहला वैद्युत तथा वैद्युत क्षेत्र का है, और इसी क्रम से हम आगे पार्ट बाय पार्ट बढ़ रहे हैं। लेकिन गुलाम में एप्सिलॉन जीरो के मान के बारे में हम नहीं बता पाए थे, और उन्हीं को लेकर आज अगले इस पार्ट में लेकर आए हैं। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए तथा सब्सक्राइब भी करिए। आइए टाइम को ना वेस्ट करते हुए हम आगे चलते हैं। मैं आपको इससे पहले एक ये फिगर दिखाना चाहूँगा, जो कि गुलाम के डेरिवेशन में हमारे दिमाग से स्किप कर गया था, लेकिन अभी विचार में आया कि आपको फिगर दिखाया जाए कि गुलाम जो फ्रांसीसी वैज्ञानिक 1785 में गुलाम ने जो एक्सपेरिमेंट किया था, सबसे पहले किस पर एक्सपेरिमेंट किया था। सबसे पहले गुलाम ने जो एक्सपेरिमेंट किया था वह था टॉर्सन बैलेंसिंग एक्सपेरिमेंट। इसी पे वो अपना एक्सपेरिमेंट दिए थे। इसको कहते हैं टॉर्सन बैलेंस एक्सपेरिमेंट। इसी पे अर्थात इसको अगर हिंदी में देखा जाए तो ऐठन तुला प्रयोग 1785 में। ये एक्सपेरिमेंट कब हुआ था? 1785 में यह एक्सपेरिमेंट फ्रांसीसी वैज्ञानिक गुलाम ने किया। इसी पर उन्होंने क्या लिया? दो गोले, आपको ये दिख रहा होगा, दो गोले लिए, एक ये और एक ये, और दोनों पर विपरीत तथा समान आवेश को रखकर उनके बीच की बलों का अध्ययन किया। और इसके बाद तो उन्होंने अपना जो डेरिवेशन दिया वो हम इससे पहले सिद्ध कर चुके हैं। F = 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 R²। इस पर Q1 आवेश और इस पर Q2 आवेश देकर और इनके बीच की दूरी R रखकर इन पर कार्य करने वाले बलों का अध्ययन किए। और इसके बाद इनके यहाँ पे स्लाइडिंग मोमेंट होती है, यहाँ पे जो है स्लाइडिंग मोमेंट है, इस स्लाइडिंग मोमेंट से दूरी को घटाया बढ़ाए और इसको वापस इधर घुमाया जा सकता है और इसको इधर भी घुमाया जा सकता है। और इसमें भी ऐसे ही मोमेंट इधर भी होते हैं और इधर भी मोमेंट होते हैं। इस प्रकार मोमेंट अर्थात गति घुमा फिरा के और इसमें भी आगे पीछे गति देकर दूरी को घटा बढ़ाकर और इसी टॉर्सन बैलेंस एक्सपेरिमेंट पर अध्ययन कर उन दोनों समान अथवा विपरीत चिन्ह के आवेश हों, उनके बीच जो बल कार्य करता है वह कितना होता है, उसका उन्होंने इस सूत्र से बताया। तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि सबसे पहले जो गुलाम का नियम आया था वह किस एक्सपेरिमेंट पे जो फ्रांसीसी वैज्ञानिक गुलाम ने दिया था वो कहलाया ऐठन तुला एक्सपेरिमेंट, ऐठन तुला प्रयोग। चलिए अब हम बात करते हैं जो कि एप्सिलॉन 0 का मात्रक एवं मान को देखते हैं। चलिए देखा जाए, अगर हम बात करें इससे पहले जो वीडियो में हम आपको बताए थे कि 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 = था 9 × 10⁹ ये आपको बताया गया था। और इसी को हमने बोला था A, और इसी A को क्या कहते हैं? कूलाम स्थिरांक। इसके बाद हमको यहाँ ज्ञात करना है एप्सिलॉन 0 का मान। एप्सिलॉन 0 अर्थात निर्वात की विद्युतशीलता, इसका मान ज्ञात करना है। तो अगर हमको इसका मान ज्ञात करना है तो इसको हम शिफ्ट कर दे इस तरफ, और ये जो है ये जो जितना ये मेरा मान है इसको हम शिफ्ट कर ले इधर नीचे की ओर, तब क्या होता है देखिए 1/4 पाई नीचे ये आ गया गुणे 9 × 10⁹ बराबर एप्सिलॉन 0, ये हो गया। अब एप्सिलॉन 0 = क्या होता है? 1/9 × 36 गुणे पाई की वैल्यू होती है, पाई की वैल्यू आपको याद रखना होगा
कि 3.14 होता है। इसको अगर रख दिया जाए यहाँ पर 3.14 और 10 की पावर 9 ये ऊपर जाएगा तो 10 की पावर क्या हो जाएगा, -9 हो जाएगा। और फिर इसके बाद एप्सिलॉन 0 इक्वल टू 36 दिया यहाँ 108, चूंकि 14.14 ये भी है, इसका मल्टीप्लाई करोगे 14 त्रिक 42, 108 और 4 लगभग ये गुणा करने पर इसका इससे आता है 10 की पावर -9, 1 लगा दो, गुणे बटे 113.04, 36 का 3.14 से मल्टीप्लाई करने पर आता है 113.04। इसके बाद एप्सिलॉन 0 इक्वल टू 1 में 113.0 का भाग करते हैं तो क्या आता है, आपका आता है ये 0.0088495 गुणे 10 की पावर -9। अब इसको हम लिख सकते हैं एप्सिलॉन 0 इक्वल टू, अगर दशमलव के हम दाहिने जाते हैं, जितना अंक दाहिने जाएंगे उतना घात में माइनस चिन्ह और बढ़ जाएगा। तो 1 2 3 अगर जाएं तो 9 10 पावर -9 है, इसमें हो जाएगा 10 पावर 9 3 12 -12 अर्थात 8.8। और ये भी याद रखना होगा, यदि 9 को हटाएं तो इससे पहले एक अंक जुड़ जाएगा और ये हो जाएगा 8.85। कितना हो जाएगा, 8.85 गुणे 10 की पावर -12। अब समस्या यह है कि इसका मात्रक क्या होगा। इसके अगर मात्रक बात किया जाए, अभी फिलहाल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसका मात्रक होता है कूलाम का स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर का स्क्वायर। अब मैं जरा इसका मात्रक भी आपको दिखाता हूँ कि कैसे निकलेगा इसका मात्रक। क्योंकि हम जानते हैं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 बराबर होता है 9 गुणे 10 की पावर 9 और ये बराबर होता है 1 के। इसी प्रकार बल का जो निर्वात में जो बल का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपान R स्क्वायर होता है। चूंकि हमको एप्सिलॉन 0 का मात्रक चाहिए तो एप्सिलॉन 0 को हम उधर शिफ्ट कर देंगे और ये जो हमारा बल है वो बल हमारा किधर शिफ्ट हो जाएगा, ये जो बल है ये बल हमारा नीचे की ओर शिफ्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्या होगा कि एप्सिलॉन 0 इधर आ जाएगा, तो एप्सिलॉन 0 इक्वल टू 1/4 पाई एफ नॉट गुणे Q1 Q2 अपान R का स्क्वायर होगा। क्योंकि 1/4 पाई एक अंक वैल्यू है, इसका कोई मात्रक नहीं होता है। सो एप्सिलॉन 0 इक्वल टू, ये क्या है, कूलाम है और ये भी क्या है, कूलाम है, दोनों कूलाम है, Q1 Q2 है और इनके मात्रक क्या होते हैं, कूलाम होते हैं। इस प्रकार से क्या हो जाएगा, इसका कूलाम का स्क्वायर बटे बल का मात्रक न्यूटन होता है, तो ये हो जाएगा न्यूटन और दूरी का मात्रक मीटर होता है, तो ये हो जाएगा मीटर का स्क्वायर। इस प्रकार से एप्सिलॉन 0 का मात्रक निकलकर सामने आ गया। ये क्या है, एप्सिलॉन 0 का मात्रक है, एप्सिलॉन 0 का मात्रक है। अब हम बात करेंगे एप्सिलॉन 0 की बीमा, जो कि आपसे एग्जाम में एप्सिलॉन 0 का मान भी पूछता है, एप्सिलॉन 0 का मात्रक भी पूछता है, एप्सिलॉन 0 का आपसे बीमा भी पूछता है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एप्सिलॉन 0 को क्या कहते हैं, निर्वात की विद्युतशीलता। मान क्या होगा, अभी जस्ट बताया गया आपको 8.85। चलो इसको थोड़ा सा एक अलग हेडिंग से ले लेते हैं। ये है आपका, ये याद रखना है। चलिए अब बात करते हैं एप्सिलॉन 0 की बीमा की। एप्सिलॉन 0 की बीमा कैसे निकलेगा। एप्सिलॉन 0 की बीमा
इक्वल टू क्या किया जाए, एप्सिलॉन जीरो की बीमा निकालने के लिए Q1 व Q2 की बीमा बटे बल है, F नॉट की बीमा गुणे R की बीमा। इस प्रकार Q, चूंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि चूंकि जानते हैं आप Q बराबर होता है I इंटू टी। Q बराबर I इंटू टी होता है। I क्या है, एम्पियर विद्युत धारा, T क्या है, समय। इस प्रकार से I विद्युत धारा, तो इसकी बीमा क्या हो जाएगा, विद्युत धारा बीमा कैपिटल A होती है और समय है बीमा क्या होगा, कैपिटल T होगा। इस प्रकार Q बराबर AT हो जाएगा। और बल की बीमा की बात किया जाए, बल F बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण, और द्रव्यमान का बीमा कैपिटल M होता है, और त्वरण क्या होता है, त्वरण का देख लिया जाए, त्वरण बराबर होता है वेग बटे समय होता है। ये बल इक्वल टू M इंटू ए, तो M का द्रव्यमान है, बीमा क्या होगा, कैपिटल M होगा, और इंटू त्वरण का थोड़ा सा अलग से देख लेते हैं। चलिए यही देख ले, त्वरण बराबर होता है वेग बटे समय, चूंकि वेग का बीमा होता है L t के पावर -1 बटे समय का बीमा क्या होता है, कैपिटल T होता है। तो ये T ऊपर जाएगा, एक T और माइनस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा L t के पावर -2। अगर आपसे पूछता है कि वेग का बीमा क्या होगा, v क्या है, वेग बराबर क्या आप जानते हो, फॉर्मूला क्या होता है, विस्थापन बटे समय। इस प्रकार विस्थापन दूरी है, बीमा L होगा, और समय t है, ये हो जाएगा। तो वेग की बीमा क्या हो जाएगी, L t के पावर -1, जो कि मैंने वहां पे रखा। इस प्रकार से वेग की बीमा आ जाएगी। वेग का आ गया तो त्वरण का आ गया, उसको मैं यहाँ रख दूं अगर, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा L t के पावर -2। इस प्रकार से F की जो बीमा होगी, क्या होगी, बीमा वो होगा M L t के पावर -2। ये हो जाएगा बल की बीमा। और दूरी में L होता है। इस प्रकार से हम अगर बात करें इस डिब्बे में पैक करना चाहे एप्सिलॉन जीरो की बीमा, तो क्या हो जाएगा, देखिए एप्सिलॉन जीरो की बीमा अगर हम बात करें बीमा, तो क्या हो जाएगा, चूंकि आवेश का A × T होता है, दो बार आवेश है Q1 व Q2 है, इस प्रकार से A का स्क्वायर हो जाएगा और T का स्क्वायर हो जाएगा। बड़े पुस्तक में बीमा को लिखा जाता है सदैव। और बल का ML t के पावर -2 होगा, ML t के पावर -2 होगा, और इंटू दूरी का क्या होगा, दूरी का स्क्वायर लगा हुआ है ना, तो क्या हो जाएगा, L का स्क्वायर होगा। इस प्रकार से एप्सिलॉन जीरो इक्वल टू M ऊपर जाएगा तो M के पावर -1 होगा, L और L, यहाँ L है, यहाँ L स्क्वायर है, और ये L क्यूब बन जाएगा, L स्क्वायर, और एक L यहाँ है, L क्यूब बनेगा, और वो L क्यूब ऊपर जाएगा, L के पावर -3 होगा। तो L के पावर -3 और -2 है, T के पावर ऊपर जाएगा प्लस T के पावर 2 होगा, और ये 2 कितना, T के पावर 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये, T के पावर 4 और इंटू A का स्क्वायर। इस प्रकार से हम जो है एप्सिलॉन जीरो की बीमा को प्राप्त कर लिए। एप्सिलॉन जीरो का मान 8.85 गुणे 10 के पावर -12 कूलाम का स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर का स्क्वायर, जो इधर दिख रहा है। एप्सिलॉन की अगर हम बात करें
मात्रक कूलाम का स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर का स्क्वायर। अगर हम एप्सिलॉन नॉट की बीमा की बात करें तो m⁻⁻1 l⁻⁻3 t⁴ और a⁻⁻2 इस प्रकार से एप्सिलॉन का भी हम मान आसानी से निकाल लिए। तो यहाँ तक हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम बात करेंगे कि एप्सिलॉन 0 का मान हो गया। कूलाम का नियम पूरी तरीके से हम लोग उसमें जो भी टर्म आए उनको देख लिए। अब थोड़ा सा हम अगला हेडिंग पे चलेंगे कि कूलाम के नियम के महत्व क्या है। कूलाम के नियम के महत्व, ये इसकी बात तो किया गया था, हालांकि इससे पहले ही एटम तुला एक्सपेरिमेंट। आगे हेडिंग है कूलाम के नियम के महत्व, विषय में महत्वपूर्ण तथ्य क्या होता है। अब इसमें बात करेंगे कि कूलाम के नियम की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, किस लिए यह ज़्यादा अपने कार्य के लिए प्रसिद्ध है। तो अगर हम पहली बात करें कूलाम के नियम की, पहली विशेषता क्या होती है। कूलाम के नियम की पहली विशेषता यह होती है कि दो समान परिमाण अथवा विपरीत परिमाण के आवेश हो, चिन्ह चाहे समान हो चाहे विपरीत हो, उन पर लगने वाले जो बल होते हैं सदैव समान ही होते हैं। अर्थात यदि एक आवेश Q1 हो व दूसरा आवेश Q2 हो, इनका कुछ भी अनुपात हो, इनका अनुपात कुछ भी हो, लेकिन इन दोनों आवेशों पर लगने वाले जो कूलाम का बल होगा वो सदैव और सदैव एक समान होगा। अर्थात इन पर लगने वाले बलों का अनुपात, अगर हम बात करें कि बलों का अनुपात की बात करें, अनुपात F1 अनुपात F2 इक्वल टू 1 सदैव 1 होगा। दोनों आवेशों पर समान बल कार्य करेगा। एग्जाम्पल और भी देख लो, जैसे मैं कहूं कि दो आवेश Q1 व Q2 का अनुपात 2:3 है, इन पर लगने वाले बलों का अनुपात तो हमेशा आप क्या बताओगे, F1 अनुपात F2 इक्वल टू 1:1 यही बताओगे, उनमें कितने भी आवेशों का अनुपात क्यों ना हो। ये कूलाम के नियम का पहला महत्वपूर्ण तथ्य था। अब दूसरे महत्वपूर्ण तथ्य की बात किया जाए, कूलाम की दूसरा महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि उन दोनों आवेशों के जो द्रव्यमान होंगे उनसे उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उन पर कार्य करने वाले बलों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता उन दोनों आवेशों के द्रव्यमान के कारण। अर्थात कहने का मतलब यह हुआ कि दो आवेश Q1 Q2 हैं तो उनके बीच लगने वाले जो बल का मान होता है दोनों आवेशों के द्रव्यमान के मान पर निर्भर नहीं करता, बल्कि दोनों पर उपस्थित आवेशों के मान पर निर्भर करता है कूलाम का बल। अर्थात एक वस्तु हो, जैसे एक वस्तु हो उस पर उसका द्रव्यमान m1 हो और दूसरा वस्तु हो उसका द्रव्यमान m2 हो, तो कूलाम का जो बल होता है इन दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता, बल्कि इन दोनों वस्तुओं पर उपस्थित आवेश के मान पर निर्भर करता है। यह भी कूलाम के नियम के दूसरे महत्वपूर्ण तथ्य है। अब ये बात आपको समझ आ गया होगा। अब हम बात करेंगे तीसरे तत्व की। तीसरे तत्व की बात क्या है, तीसरा तत्व क्या है। तीसरा तत्व यह कहता है कि यदि प्रत्येक आवेश Q1 Q2 है उनके बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल जो होगा वह चाहे उतनी ही दूरी पर दो इलेक्ट्रॉन हो, चाहे उतनी ही दूरी पर दो प्रोटॉन हो, और यदि चाहे एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन हो उतनी ही दूरी पर, उनके बीच लगने वाले हर स्थिति में बल का मान क्या होगा, एक समान होगा। लेकिन अंतर बस इतना होगा कि यदि दो समान इलेक्ट्रॉन हैं तो बल प्रतिकर्षण होगा, यदि दो समान प्रोटॉन हैं तो बल प्रतिकर्षण होगा, यदि एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन है तो बल आकर्षण होगा। लेकिन दोनों इलेक्ट्रॉन हो या दोनों प्रोटॉन हो
अथवा एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन हो और दूरी वही हो तो उनके बीच लगने वाला जो बल का परिणात्मक मान होगा वह समान होगा। यह भी कूलाम के नियम का महत्वपूर्ण तीसरा तथ्य है। चलिए, तो तीसरा तथ्य हम देख गए कि चाहे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन हो, चाहे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन हो और या प्रोटॉन प्रोटॉन हो या एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन हो, जो लगने वाले बल का मान होगा उतनी ही दूरी पर एक समान होगा। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। हाँ, अगला पॉइंट क्या है? कूलाम के नियम वही लागू होता है जहां पर जो दो आवेशित वस्तु है उसका मान अल्पांश हो, बहुत कम मान हो अथवा छोटी वस्तु हो, बड़े वस्तुओं पर लागू नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि रीजन इसका यह है कि यदि एक वस्तु इतना बड़ा गोलाकार हो, दूसरी वस्तु इतने बड़े गोलाकार हो और इस पर यदि प्लस चार्ज, दोनों पर प्लस चार्ज हो, इन दोनों पर, इस पर प्लस चार्ज हो, इस पर भी प्लस चार्ज हो, तो इनके बीच की दूरी r हो, यदि इनको पास लाया जाए तो इन दोनों के प्रतिकर्षण के कारण जो ये आवेश होंगे, इस आवेशों का स्थानांतरण हो जाएगा। ये आवेश इधर शिफ्ट हो जाएंगे, वैसे ये भी आवेश प्रतिकर्षण के कारण इधर शिफ्ट हो जाएंगे और इस प्रकार से इनके प्रतिकर्षण का बल के मान में परिवर्तन हो जाएगा। यदि छोटी वस्तु होगी, यदि दोनों वस्तुएं छोटी होंगी तो यह प्रभाव उतना नहीं हो पाएगा जिसके कारण कूलाम के नियम का आसानी से प्रयोग हो पाएगा। तो कूलाम के नियम का महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि अत्यधिक बड़े वस्तुओं पर कार्य सही तरीके से नहीं कर पाता है। अत्यंत छोटी हल्की वस्तु हो तो उस पर आसानी से कार्य कर लेता है। चलिए आगे बात किया जाए पांचवें नियम की। पांचवें नियम में क्या बताया जा रहा है? पांचवा नियम यह है कि कूलाम का जो बल होता है वह गुरुत्वाकर्षण बल से अधिक होता है। गुरुत्वाकर्षण बल का 36 गुना अधिक होता है कूलाम का बल। कूलाम का बल गुरुत्वाकर्षण बल से 10 की पावर 36 गुना बड़ा होता है। गुरुत्वाकर्षण बल से 10 की पावर 36 गुना बड़ा होता है किसका बल? कूलाम का बल। तो इसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य इस प्रकार थे, इसको भी जानना अत्यंत आवश्यक था कि कूलाम के नियम की क्या विशेषताएं होती है, कहां कहां लागू होता है। अब उसकी बात करेंगे हम। हाँ, अब आगे बात किया जाए इसके आगे की। जस्ट कोई पेज नहीं है, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, हम इधर बात कर लेते हैं। हेडिंग क्या रहेगा? हेडिंग रहेगा हमारा कूलाम के नियम की विशेषता। हाँ, लेकिन इससे पहले मैं एक छठवां भी आपको पॉइंट बताना चाहूंगा इस कूलाम के नियम के विशेष विषय में, महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में। पांचवा क्या है, छठवां क्या है, उसको भी देख लीजिए। फाइल क्लास स्किप कर रहा था। हाँ, कूलाम का जो नियम होता है, जो कूलाम के बीच जो दो आवेश होते हैं उनके बीच जो बल कार्य करता है वह निर्वात में सबसे अधिक होता है, अन्य माध्यमों में निर्वात की अपेक्षा कम होता है। क्यों ऐसा होता है उसको देखिए। आपको बताया गया था इससे पहले कि F0 बटा F इक्वल टू क्या होता है K। क्योंकि F0 क्या है? निर्वात में लगने वाला कूलाम का बल है
F क्या है, माध्यम में लगने वाले कूलाम का बल है, और F0 तथा F का अनुपात एक नियतांक है जिसको माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं। आप जानते हो, आपको बताया गया है कि अगर यहां से हम F को सिर्फ उधर कर ले तो F नॉट बटे के इक्वल टू हो जाएगा F। F क्या है, माध्यम में कार्य करने वाला बल है, और के चूंकि वायु के लिए के का मान 1.0054 होता है और निर्वात में 1 होता है। बाकी अन्य के लिए के का मान 1 से अधिक होता है, चाहे वो कागज हो 3.5 होगा, चाहे वो आपका वाटर हो उसके लिए आपका 80 होगा, चाहे वो पायरेक्स कांच हो उसके लिए 4.5 होगा। इस प्रकार हमेशा, और यदि धातु है तो के का मान, धातु के लिए के का मान क्या होगा, धातु के लिए के का मान इनफाइनाइट होता है। तो इस प्रकार से यदि के का मान बढ़ता जाएगा तो F की वैल्यू क्या होगी, ऑलरेडी कम ही आएगा, क्योंकि F ना जो भी हो, लेकिन के का मान यदि 1 से अधिक हो जाएगा तो F मान कम आएगा। इस आधार पे यह निष्कर्ष निकाला गया कि कूलाम का बल निर्वात में सबसे अधिक होता है, अन्य माध्यमों में उससे कम होता है। यह भी इसकी विषय में महत्वपूर्ण तथ्य थे। आइए हम अपने इस पर बात करते हैं कि कूलाम के नियम की विशेषता क्या होती है, कहाँ कहाँ लागू होता है। चलिए देखा जाए। पहली बात, कूलाम का नियम तो सदैव दो परमाणु जब मिलकर एक अणु बनाते हैं तो वहां भी कूलाम का बल ही कार्य करता है। जैसे आपको बताया जाए कि पहली विशेषता क्या है, जैसे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर जो H2 बनाते हैं तो इस दोनों के बीच जो आकर्षण बल कार्य करता है वह भी कूलाम का बल ही होता है। और आगे बात किया जाए, दूसरा कहाँ उपयोग होता है, दूसरा नाभिक तथा उसके चारों तरफ चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉनों का भी जो बल होता है वहां भी कौन सा बल होता है, कूलाम बल ही होता है, जो कि इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। और तीसरा पॉइंट क्या है, कूलाम का विशेषता क्या है कि कूलाम के बल के कारण ही द्रव अथवा ठोस वस्तुएं आपस में बंधी रहती हैं, जिसमें नाभिकीय बल कार्य करता है। इस प्रकार अगर हम देखें बलों का क्रम, तो आपको मैं एक ट्रिक बता दे रहा हूँ, होता है ट्रिक आपका बलों के क्रम को जानने का। ये क्या होता है, जी मैन होता है, जी मैन। जी क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स। एम क्या होता है, मैग्नेटिक फोर्स। ई क्या होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स। एन क्या होता है, न्यूक्लियर फोर्स, अर्थात गुरुत्वाकर्षण बल, चुंबकीय बल, वैद्युत बल और नाभिकीय बल। यह बलों का बढ़ता हुआ क्रम है, बलों का बढ़ता हुआ क्रम है, सबसे अधिक बल जो होता है इसमें नाभिकीय बल होता है, उससे कम वैद्युत बल होता है, उससे भी कम मैग्नेटिक फोर्स अर्थात चुंबकीय बल होता है, और उससे भी कम गुरुत्वीय बल होता है। इस प्रकार यदि यह आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।